बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब हुकूमत के हवाले से। और आपने देखा आज जुमा था, पिछले जुमे इमरान खान साहब ने एक प्रेस टॉक की और उसमें कहा था कि KPK और जो पंजाब असम्बली हैं वो इस जुमा को 23 दिसंबर को डिज़ाल्व कर देंगे। आज आपने देखा है कि रात को गवर्नर पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया और जिसमें कहा कि परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे। और वो पटिशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट ने आज आपने देखा है कि आबिद शेख साहब की सरबराही में एक बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बहाल कर दिया और साथ ये भी कहा कि आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। और उनके साथ आपने देखा कि आज मुल्क में, तमाम मुल्क में एक ही बात डिस्कस होती रही कि पंजाब हुकूमत का क्या बनेगा। फवाद चौधरी को आप देख लें, उन्होंने भी आज कहा कि गवर्नर ने जो इक़दामात किए हैं वो गैर आइनी हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने क्यों आकर ये नोटिफिकेशन किया, किसके दबाव में थे, उनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि राना सनाल्ला ने कहा कि वक्त बताएगा कि हुकूमत हमारी होगी या किसकी होगी। और इसी तरह जो नून लीग के कैंडिडेट्स थे वज़ीर आला के, उन्होंने कहा कि जी कौन हो सकता, तो उन्होंने कहा कि जी हमज़ा शहबाज ही होंगे, ये राना मशहूद अहमद ख़ान का कहना था। लेकिन अब ये देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है उसकी आइनी हैसियत क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, स्पीकर जो हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, गवर्नर कहाँ पर स्टैंड करते हैं, प्रेसिडेंट को जो लेटर लिख रहे हैं उसकी क्या हैसियत है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारफ़ कराए देता हूँ। हमारे साथ हाफ़िज़ एहसान खोखर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है। हाफ़िज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अब साहब बैरिस्टर साहब से जानना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो नोटिफिकेशन किया गया, गवर्नर साहब ने जो किया, उसकी क्या कानूनी हैसियत थी, और उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने जो किया उसकी क्या हैसियत थी, और आज जो फैसला हुआ है उस फैसले को आप कैसे देखते हैं कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पर अगर मैं कहूं तो देखे, गवर्नर के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को वो डी नोटिफाई करे। उसकी सबसे वजह यही है कि देखो ना, इसके लिए जो इलेक्टरल कॉलेज है वो प्रोविंशियल असम्बली है, वही इलेक्ट करती है और वही उसके खिलाफ नोटिफिकेशन कर देती है, वोट पास करती है नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस का वोट देना। इशू सिर्फ इस बात से आया कि दोनों सूरतों में, एक सबसे पहले अगर आप उसको देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पहले मूव कर लिया, अपोजिशन ने मूव कर लिया 9:30 को। उसके बाद 10:15 बजे एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, एक ऑर्डर आ जाता है गवर्नर साहब की तरफ से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। इन सर्कमस्टांसेस में गवर्नर साहब कहते हैं कि जी आप इस एग्जैक्ट टाइम पे वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लें। इशू सिर्फ ये है कि इसके पास के हुकूमत के पास चूंकि और इख्तियार तो है नहीं, वफाकी हुकूमत के पास कि कोई और काम करे। लीगली अगर इसको ले लें कि जी क्या नोटिफिकेशन हो सकता था या नहीं हो सकता था, नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर वोट हो जाता और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेते, तो उस सूरत में स्पीकर साहब उनको इन्फॉर्म करते और आईनी तौर पर वो डी नोटिफाई करते कि वो वजीर आला नहीं रहे। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, वो उसे कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब वोट हुआ नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हुई नहीं, कॉन्फिडेंस का वोट रोका है स्पीकर ने। इसी सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि डी नोटिफाई करना ये बिल्कुल गैर आईनी काम था और ये नहीं हो सकता था। जहां तक है कि अगर एक गवर्नर ऑर्डर करता है तो मैं बीच में ये जरूर कहूंगा कि आदो एक सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी जजमेंट्स है कि किसी भी सरकारी बंदे को और खासकर सेक्रेटरीज को जो इलीगल ऑर्डर्स है वो ओबे नहीं करने चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर का, इसके अलावा हटके कि जी वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर एक गवर्नर ऑर्डर करता है तो ऑब्वियसली वो नोटिफाई तो हो जाता है। वो नोटिफिकेशन अगर आ जाती है तो वो गवर्नर के बिल को रिफ्लेक्ट करता है। उससे मैं इतना इशू नहीं लेता कि जो नोटिफिकेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नोटिफिकेशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। जहां तक फैसले का ताल्लुक है तो रशीद साहब, मैं जरूर एक बात जरूर कहता हूँ। जी इस वक्त अगर आप ऑर्डर पढ़े, जो ऑर्डर इस वक्त बसद एहतराम जो 3 मेंबर बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, उनमें उन्होंने जिक्र किया है मंजूर वट्टू साहब की केस का जो 1997 में हुआ था, और उसकी लाइट में एक अंडरटेकिंग ले ली गई है। अंडरटेकिंग आल्दो उन्होंने दी है, लेकिन इन रिस्पांस टू योर क्वेश्चन की इसकी लीगल हैसियत क्या है, मैं जरूर ये कहता हूं कि जी 1997 का डिसीजन रेलेवेंट नहीं था।
उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई है, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई है वो गवर्नर और सदर साहब के पास जो इख्तियारात थे उसमें कमी हुई है, वो केस रेलेवेंट नहीं है। और किसी भी अदालत को किसी भी केस में, चाहे ये तो दूर की बात है कि ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, किसी भी केस में इंटरम ऑर्डर पास करने से पहले कोई भी अंडरटेकिंग सीक नहीं करनी चाहिए। अंडरटेकिंग इंटरम रिलीफ के लिए कानून यही है कि अगर आपका प्राइमा फेशी केस बनता है, आपका इर्रेपरेबल लॉस हो जाएगा और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके हक में है, तो जूरिस्प्रूडेंस जो बिल्टअप हुआ उसके मुताबिक होने चाहिए। अदालतों को किसी भी पिटिशनर से ये अंडरटेकिंग लेना मुनासिब मैं नहीं समझता। जी बिल्कुल, अंडरटेकिंग टेकिंग जो है मुनासिब नहीं, ये पहली दफ़ा हुआ है कि अंडरटेकिंग ले रही है अदालत। ठीक है, अदालत की अपना जुरिस्डिक्शन है, जो भी है कर सकती है। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि आखिरकार जो पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है उसको अदालतों के पास क्यों जाना पड़ता है, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा जो आज फैसला हुआ है अंडरटेकिंग के हवाले से, तमाम लीगल क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि अंडरटेकिंग लेने की क्या ज़रूरत थी। उनको कह दिया जाता कि जी आप इस तारीख तक जो है वो एतमाद का वोट लें और उसके बाद आप असम्बली रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते ना रखें। और या वो कह देते हैं कि जी जो गवर्नर ने किया है वो ठीक है। इस पर बहुत से सवालात आ रहे हैं, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा, अब जब 11 जनवरी को दोबारा इसकी समाअत होगी तो उसमें समाअत में क्या था, आज ही केस को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए था? देखें गोरसी साहब, सर जी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन इसकी एक चेकड हिस्ट्री है जो स्टार्ट होती है अप्रैल 2022 से, और जिसके अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला प्रोसेस जो है वो आता है। लेकिन उससे पहले भी एक जो चीज़ अनप्रेसिडेंटेड जो है वो स्टार्ट हुई है, वो ये है कि पिछली गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाया टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आर्टिकल 63A की आप डेफिनेशन करें। और उस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस को टेकअप किया और टेकअप करने के बाद जो है जो 63A को उन्होंने डिफ़ाइन किया। इस दौरान हुआ ये कि जो डिप्टी स्पीकर थे, जब वो दिन आया जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे प्रोसीडिंग्स होनी थी, तो उन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए उस मोशन को किल किया। और कॉन्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, उन्होंने एक एडवाइस जो थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की भिजवाई, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस असेंबली को तोड़ा। और उसके बाद ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है जितनी देर तक अगली गवर्नमेंट केयर टेकर नहीं बनाती जाती आप कंटिन्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसको सेट असाइड किया। उसके बाद एक और जो सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है, वो पंजाब के अंदर स्टार्ट होता है कि बावजूद इस चीज़ के कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद था और उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगी, ना कि पार्टी हेड जो है वो इस चीज़ को फ़ैसला करेगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, और उस रूलिंग के अंदर PMLQ के जो वोट्स है उन्होंने उसको काउंट न किया, और कॉन्सिक्वेंटली मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक फ़ैसला दिया। और उस फैसले के बाद हुआ कि दोबारा चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शंस हुए और एक कोalition गवर्नमेंट जो आई। अब तीसरी सिचुएशन जो है वो सामने आई है, और ये फिर एक स्पीकर की रूलिंग है। चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है गोसी साहब। नंबर वन, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करना ये किसी भी अपोजिशन पार्टी का हक है, चाहे वो नेशनल असम्बली के अंदर हो, पंजाब असम्बली के अंदर हो। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर किसी प्रोविंस का हो, उसे एक्ट अपॉन करना पड़ता है टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर जी। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दी जाए तो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, ना चीफ मिनिस्टर जो डिज़ोल्व कर सकता है। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ ट्रस्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह सकता है, किसी वक्त भी कह सकता है, और उसके लिए कोई कदगन नहीं है, चाहे हाउस का सेशन चल रहा हो, और अगर चल नहीं रहा तो वो स्पीकर को कह सकता है कि उस डेट को फिक्स करे। इसी तरह क्या गवर्नर जो है वो इस चीज़ को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसके लिए बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले मूव हुई है या बाद हुई है,
ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है जो गवर्नर को इसका प्रेरोगेटिव देता है कि उस चीज़ के अंदर करता है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो इस चीज़ के ऊपर उस जो गवर्नर का ऑर्डर है उस चीज़ के अंदर किया जाएगी। उसके बाद क्या ये है कि क्या स्पीकर जो है वो इस चीज़ को कर सकता है कि गवर्नर के ऑर्डर को इस तरह रूलिंग दे के सेट असाइड करना? स्पीकर का बिल्कुल कोई प्रेरोगेटिव नहीं है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं लिया जा सकता कि सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, किसी वक्त कर सकता है। उसके बाद क्या है कि क्या गवर्नर जो है वो किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह डे नोटिफाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। और गवर्नर ने जो काम किया था वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो है उसका खिलाफ किया था। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, मैं अपनी बात को समअप करता हूँ, तो ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हो रही हैं, नोइंग द फैक्ट कि लॉ इसके अंदर वेरी मच क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्लियर है। और अल्टीमेटली जब मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स के अंदर जाता है तो जिस पार्टी को पहले सूट करता है वो ये कहती है कि जी बिल्कुल रूल ऑफ लॉ आया है, जिसको नहीं सूट करता वो कहता है कि नहीं हमें रिजर्वेशंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मेरा ख्याल है कि हमें मैच्योर हो जाना चाहिए, इस मुल्क के हाल पर रहम किया जाना चाहिए और इस मुल्क के लोगों पर रहम किया जाना चाहिए। जब हमारी इतनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल हो, ये चीज़ें जो हैं वो कंट्री के मफाद में नहीं है। जी बिल्कुल। इस वक्त लेकर नाजरीन वो कहा जा रहा है कि जी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली के हवाले से और पंजाब हुकूमत के हवाले से। हमारे साथ हाफ़िज़ एहसान खोखर साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, माहिर कानून हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। बैरिस्टर साहब, आपने देखा है कि बहुत से सवालात जो हैं हाफ़िज़ साहब ने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जी गवर्नर का ये राइट है कि जी वो कभी भी कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें, लेकिन क्या उनको टाइम नहीं देना चाहिए था? क्या उनको 24 घंटे में या 48 घंटे में ही होना चाहिए था? क्योंकि बहुत से पंजाब असम्बली के अरकान जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं और बहुत से हमारे इलाके ऐसे हैं कि बहुत दूर दूर तक हैं, वहाँ से ट्रैवल करके आना भी 24 घंटे लग सकते हैं। एक तो ये बताइएगा, और दूसरा अब जिस तरह आपने देखा है कि जो परवेज़ इलाही साहब के वकील थे उन्होंने बहुत से नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा कि जी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ये भी कहा कि जिस तरह आपने कहा कि जी अंडरटेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम रूल्स की बात करते हैं, इसमें अब स्पीकर साहब का कितना रोल है? अब क्या स्पीकर की जो रूलिंग है उसको भी जो कोर्ट है वो नहीं मानेगी, नंबर वन। और दूसरा ये कि अब अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं परवेज़ इलाही साहब, तो क्या 11 जनवरी से पहले लेना पड़ेगा या बाद में लेंगे? और दूसरा एक और सवाल जिस तरह कि जी जो परवेज़ इलाही साहब है वो तो चाहते ही नहीं है कि जी वो असम्बली तोड़े, तो फिर जो है वो ये किस चीज़ की उनसे गारंटी मांगने की ज़रूरत थी? लॉ जो है इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या वाकया ही जो गवर्नर साहब ने किया या चीफ सेक्रेटरी ने किया वाकया ही कोर्ट में जाना चाहिए था, या सीएम इसको खुद भी एक नोटिफिकेशन निकालते हो कहते हैं कि जी गवर्नर की इसमें कोई नहीं है, जो असम्बली चाहेगी वही होगा? नहीं, देखिए, जितना भी आपके पास पावर होता है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप एक्सरसाइज करते हैं, तो इतना ही ज्यादा आपको एहतियात बरतना चाहिए। और अगर दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाले ऑफिस होल्डर वो अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दे और नोटिफिकेशन इशू कर दे, तो ये तो अनार्की सिचुएशन होगी। मैं तो समझता हूँ ये डेमोक्रेसी का एक हुस्न है कि अगर कोई इशू आ जाए तो आप कोर्ट की तरफ रुजू करें। और लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि इमीडिएटली 3 मेंबर बेंच बनाकर के इस केस को टेकअप कर लिया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि गवर्नर किसी भी वक्त कह सकता है कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले वज़ीर आला से, वज़ीर आला को, उसमें मैं आज सिर्फ इतना अर्ज करूं कि ये जो 2 आर्टिकल है जिसमें एक अपोजिशन का इख्तियार है कि वो कहें कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव लाना है, उसमें कोई कदर नहीं लिखा। उसकी सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि 20% एमपीएस मोशन मूव कर दे, फिर उस पर वोटिंग को आप मेजॉरिटी शो कर दे और जब चाहे आप उसको वो कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बना ले। उसके लिए टाइम फ्रेम आईन में प्रोवाइडेड है। लेकिन जहां तक गवर्नर का ताल्लुक है, गवर्नर में टाइम फ्रेम तो नहीं प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर यह जरूर है कि किन हालात में आप करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि अगर आईन में एक काम करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर प्रोवाइड हुआ है तो वो दूसरे काम के सर उसी तरह काम यहाँ पे प्लीज मेरा एक ज़िमनी सवाल है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। किन हालात में गवर्नर कह सकता है कि जी यहाँ पे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस?
करना चाह रहा था उसी साहब कि वो जी जो उसके कदम लगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उस हालात में कह सकता है कि जब गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि वजीर आला इस वक्त असम्बली की मेजॉरिटी मेंबरान साहिबान के कॉन्फिडेंस को कमांड नहीं करता, वो जी मेजॉरिटी लॉस्ट कर गया है, उस सूरत हाल में उसने कॉन्फिडेंस के लिए वो मूव कर सकता है। वो उन हालात में होता है कि जब वजीर आला को ये श्योर हो गवर्नर को कि वो कॉन्फिडेंस तो लास्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो ओहदे से चिमटा हुआ है, वो कंटिन्यू करता है, लिहाजा उसका राइट बनता है। इसमें देखिए एक सिचुएशन को हमने जरूर देखना है। जिस तरह मैंने कहा कि 9:30 को अपोजिशन के मेंबरान साहिबान नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर चुके थे। जी उस वक्त मेरा ये ख्याल है कि आल दो गवर्नर के पास तो आईनी इख्तियार है कि एक्सरसाइज करके वजीर आला को कहे कि आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लें, लेकिन जब उसके इल्म में ऑलरेडी आ चुका था कि इस तरह का एक एक्शन हो चुका है, वो भी आईन के मुताबिक एक मशीनरी पुटअप हो चुकी है, वो इमोशन है, फिर वो गवर्नर साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था। और अगर वो कर भी लेते तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी लाइट में उसको भी मिनिमम 7 दिन का टाइम देना चाहिए था टू दी चीफ मिनिस्टर कि आप इसी दौरान आप जो है कॉन्फिडेंस का वोट ले लें। तो ये तो गवर्नर साहब ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए आल दो आइन के हकूक के अंडर किए, लेकिन उनके रूह के मुताबिक उसने कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा हाई कोर्ट को चाहिए कि सस्पेंड करे, खत्म करे, इसको सेट असाइड कर दे। अच्छा, आप कहते हैं सेट असाइड कर दे। आप 11 जनवरी को जो नोटिस दिए हैं जिसमें आपने देखा है कि वफाकी हुकूमत को भी यानी कि नोटिस, यानी गवर्नर को भी नोटिस है, इसी तरह जो वहाँ पे सूबाई हुकूमत है उसको भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो अब 11 जनवरी को क्या फ़ैसला आपके सामने ये करेंगे? आपका क्या ख्याल है, मैं क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? पॉलिटिकल से अगर हट करके आपको जी बताओ तो वो मेरा ये ख्याल है कि देखिए इसमें हाई कोर्ट ने तो एक लफ्ज लिखा है जी और वो ये लिखा है कि ये अंडरटेकिंग टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। जी और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जी आप कंटिन्यू, तब तक आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। जी मैं जो कह रहा हूँ ना, ये जजमेंट क्यों सही नहीं आ रही, आल्दो मैं तो पीटीआई से बिलोंग करता, पीटीआई इस का मौकफ नहीं था कि अंडरटेकिंग दी जाए, लेकिन इन सर्कमस्टांस में दी। अगर ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हियरिंग नहीं होती तो ये इंटरम ऑर्डर तो कंटिन्यू करेगा, तो फिर तो कभी असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। अब इसी दौरान वो कह रहे हैं कि ऑन योर ओन आप कॉन्फिडेंस का वोट ले सकते हैं। वजीर आला को कॉन्फिडेंस का वोट लेना अगर वो चाहें तो उसके लिए प्रोविजन मौजूद है, वो खुद कह सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लें और ऑन जिस हिज तरह ओन। इमरान खान ने एज ए प्राइम मिनिस्टर वोट खुद ही ले लिया था कॉन्फिडेंस का, याद हो आपको? सर वो, लेकिन वो वजीर आजम जब लेता है तो सदर साहब ही उनको कहते हैं, और इस जी मतलब अगर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़े तो हाई कोर्ट के दोनों ऑर्डर, हाई कोर्ट ने गवर्नर साहब के दोनों ऑर्डर, 19 तारीख वाला ऑर्डर भी सस्पेंडेड है और 22 तारीख वाला ऑर्डर भी सस्पेंडेड है। तो गवर्नर, हाई कोर्ट ने गवर्नर के दोनों ऑर्डर सस्पेंड किए। वो जो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगने वाला ऑर्डर था वो भी सस्पेंड कर दिया, और जो ऑर्डर था कि आपको मैं डी नोटिफाई करूं वो भी सस्पेंड कर दिया। अलबत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ऑन योर ओन अगर आप करना चाहें तो आप कर लें। मैं समझता हूं अगर वो वोट लेना चाहें सिर्फ दिखाने के लिए कि जी मेरे पास मेजॉरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इवन if अगर मेजॉरिटी हो भी जाए तो हाई कोर्ट को इस मैटर को ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए कि चलो जी कुछ नहीं हुआ जी, आपने नोटिफिकेशन ले लिया, मेजॉरिटी आपके पास है, हम डिस्पोज आप करते, मैटर इंफ्रक्चस हो गया। हाई कोर्ट एक प्रॉपर जजमेंट अभी देने चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये रास्ते रोक ले और अपना भी इसलाह हो कि आइंदा ये अंडरटेकिंग ना ली जाए। बाकी जी दुनिया में अंडरटेकिंग ली जाती है वजीर आला से, गवर्नरों से, और इन मामलात में कॉन्स्टिट्यूशन पावर की बिल्कुल सही। एक्सरसाइज तो अच्छा, बस एहतराम में हाई कोर्ट ने अच्छे गुड मोड में किया है, बट मेरा ख्याल है कि नहीं ये आप साहब वो ब्रेक। गौर साहब कहते हैं कि अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलें ये तो पहले आपने बता दिया कि जी इसकी क्या वजूहात हैं। अब आप ये बताइएगा कि 11 जनवरी को क्या होगा? इनको नोटिस जारी किए गए हैं, नोटिस में क्या आपके ख्याल में वो फैसला करेंगे? क्या कोई नई डायरेक्शंस देंगे या इसी पे कायम रहेंगे? एक तो ये। तीसरी बात, दूसरी बात ये कि इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे भी पूछना था कि परवेज़ इलाही साहब तो कुछ असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, तो फिर उनसे अंडरटेकिंग की क्या ज़रूरत थी? वो तो विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि वो तो पहले इमरान खान साहब को कहते थे कि जी आप असम्बली ना डिज़ोल्व करें। इस पे भी ज़रा बता दीजिएगा। और पॉलिटिकली जब हम बात करते हैं कि जी इस वक्त जो मुल्क है, जिस तरह आपने कहा कि अनारकी है, मुल्क की जो मईशत है आप देख लें कि नीचे की जानिब जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
तो फिर तमाम जो फोर्सेस हैं उनको क्या इकट्ठे होकर कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए? एक तरफ जो PDM है वो कहती है कि जी आप KP की असम्बली तोड़ते हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब असम्बली को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखें, मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि जब कोई भी चीज़ पॉलिटिकल प्रोसेस से गुज़र के उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट जो है वो आता है, और जब वो मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट सारी कंसिड्रेशंस को देख के उसके ऊपर फ़ैसला करती है। आप ये देखें कि रात को 12 सवा 12 बजे के बाद जो है गवर्नर ने एक डी नोटिफाई किया और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर उसको शेयर किया। उसकी एग्जीक्यूशन आप ये देखें कि फ़ौरन जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने करके उसको एग्जीक्यूट किया, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर है वो चले गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने आज ही जुमे वाला दिन, और आजकल वैसे भी हाई कोर्ट्स के अंदर जो हैं वो विंटर वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा बोल्ड स्टेप और अच्छा एक लीगल स्टेप लिया और एक लार्जर बेंच जो है वो उसने कॉन्स्टिट्यूट किया। और जो अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन थी जो पूरे कंट्री के अंदर पिछले 2 दिन से चल रही थी, उसको बड़े अच्छे तरीके से हाई कोर्ट ने एड्रेस किया और मौका दिया, और मौका दे के उन्होंने ये कहा कि आप वापस उसी सिचुएशन पे चले जाएं जो कल से पहले थी, और हम इस चीज़ को 11 जनवरी को उसके ऊपर जाके देखते हैं। अगर हाई कोर्ट ने अगर इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना आई होती कि जिसके अंदर एक कट ऑफ डेट ना दी गई होती कि हम असेंबली को इस तारीख को डिज़ोल्व करेंगे, या ये सारे इंडिया जो है वो कोर्ट के सामने ना होता, तो किसी भी सूरत जो है वो हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग का नहीं कहना था। दूसरा ये है कि अगर हाई कोर्ट इसी चीज़ को कंटिन्यू करती तो चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के बगैर काम ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस तरह कहते हैं ना कि जब 2 धड़े आपस के अंदर लड़ रहे हों तो सबसे पहला काम ये होता है कि उनको अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर वापस लेके जाया जाए और फिर उसके ऊपर फैसला किया जाए। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स जो हैं वो 11 तारीख को आएंगे। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि इस दौरान चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपने लेवल के ऊपर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं और अपनी मेजॉरिटी जो है उसको शो कर देते हैं कि जी हाउस की अक्सरियत जो है वो मेरे साथ है। 11 तारीख को जब इस चीज़ के अंदर आएगी तो कोर्ट का व्यू पॉइंट एक डिफरेंट आएगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इस वक्त जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो उन्होंने वापस ले ली है, क्या नाम है इसका, ऑपोजिशन ने, और अब सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त चल रहा है सिचुएशन वो चल रहा है गवर्नर का। अब अगर 11 तारीख को आता है तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि हाई कोर्ट ये होल्ड करे कि गवर्नर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो कोई इस तरह का वोट ऑफ ट्रस्ट का ऑर्डर जो है वो जारी करे। 2 चीज़ें बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जी। एक उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि रीजनेबल टाइम आना चाहिए, जो इस केस के अंदर बिल्कुल नहीं लगता कि आपने 48 आवर्स के अंदर का, और आपने भी उसका पॉइंट आउट किया कि सारे मेंबर्स इतनी जल्दी इकट्ठे भी नहीं हो सकते। दूसरा इसका एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसका इंटरेस्टिंग ये है कि हाई कोर्ट उस तारीख को ये कहे कि जी गवर्नर जो है वो एक रीजनेबल टाइम जो है वो चीफ मिनिस्टर को दे, और चीफ मिनिस्टर जो है उसके ऊपर अपना वोट ऑफ ट्रस्ट जो है वो शो करे। अगर चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ ट्रस्ट शो कर देता है तो उसके बाद जो उसके ऊपर कदगन लगाई गई है, ये इस तरह के यहाँ पे क्लॉग ये समझे कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की जाती है तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब इसी तरह का हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर किया है कि जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर को ये कहा है कि आप अपने ट्रस्ट से पहले इस चीज़ को डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूँकि इस वक्त पंजाब के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है दोनों साइड्स के अंदर। एक के पास 180 के करीब मेंबर्स हैं, दूसरे के पास जो हैं वो 187 जो पिछली दफ़ा आपके सामने एक रिजल्ट्स आया था। अब ये है कि PMLQ जो है वो उसके पास जिस तरह कहते हैं कि स्विमिंग वोट्स हैं कि वो जिस तरफ भी जाएगी वो करेगी। लेकिन मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये जो डिफेक्शंस थी या फ्लोर क्रॉसिंग थी या हॉर्स ट्रेडिंग थी उसका एक रास्ता बंद कर दिया। ये अच्छी बात नहीं तो आपने ये देखना था कि वोट काउंट नहीं होगा। अब ये है कि पंजाब के अंदर मेंबर्स तोड़े जाने थे, एक और छांगा मांगा का सीन आना था, उसके बाद ये है कि चीज़ें जो है वो किसी और तरफ जानी थी, और जो रही सही रिस्पेक्ट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इन हाउसेस की
उसकी भी आवाम की नज़र के अंदर जो थे उसको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप जो है आइंदा भी पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को और पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की फ्लोर क्रॉसिंग है उसको परमानेंटली उसने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। जी। अब दूसरा ये है कि पॉलिटिकल सैनिटी जो है वो ये है कि जब आप जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी हो, मुख्तलिफ पार्टीज़ हों, एक आप फेडरेशन के अंदर आप रह रहे हो, तो पॉलिटिकल डायलॉग आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप इस पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर नहीं जाएंगे, अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्शन करवाने वाले इदारे हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, या अगर आप असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, तो फिर एक केयर टेकर का जो एक कॉन्सेप्ट है 18वीं तरमीम के अंदर आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और उसके बाद आप देखें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो 20 मेंबर हैं पीटीआई के जो उन्होंने रिज़ाइन दिए थे, उनकी क्या वैलिडिटी आएगी, या पंजाब के अंदर, और अगर वो एग्री नहीं होते तो एक कमेटी जो है हाउस की वो नहीं करती। अल्टीमेटली मामला जो है वो जिस तरह पिछली दफ़ा भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और अगर एक पार्टी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमीशन या मेंबर्स के ऊपर नहीं करती, तो फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर ये मुल्क जो है वो किसी और क्यास का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। जिस तरह हाफिज़ हसन खोखर साहब बात कर रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है, ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, ये बैरिस्टर साहब से हम पूछेंगे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, और जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उस हवाले से बात कर रहे हैं, और उसको लिंक किया जा रहा है मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट हैं, मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उसके हवाले से, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में होता रहा है उस हवाले से। बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आएंगे। बैरिस्टर साहब, आप ये बताइएगा कि जब डायलॉग की बात करते हैं, कानूनी तौर पे तो हमने बहुत बातें की हैं, अब ज़रा पॉलिटिकल आस्पेक्ट पे भी बात कर ली जाए। जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो फिर डायलॉग क्यों नहीं हो रहा, इस क्या वजह है? और क्या कहीं पे बिल्कुल जिस तरह कहा जाता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मेरे साथ बात करनी है तो एक ही नुक्ता होगा कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो यही होंगे, तो इनके होते हुए जो भी नताए जाएंगे क्या इमरान खान साहब मानेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डायलॉग होने चाहिए और एक स्पेस होने चाहिए ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टी बने। पॉलिटिक्स का मकसद ही यही होता है कि डायलॉग की जाए, लेकिन डायलॉग और पॉलिटिकल पार्टी की अपने ओपिनियन और अपने मैनिफेस्टो की भी एक अलग बात है। ये जमहूरियत का एक हुस्न होता है कि सारी पार्टीज करें, लेकिन अपने नज़रिए के मुताबिक करें। पीपल्स पार्टी का एक अपना नज़रिया है कि वो कोalition के साथ है, पीएमएलएन का अपना एक है। इस वक्त जो पीटीआई, उनका सिर्फ यही कहना है कि इस वक्त जो हालात है, आप खुद सारे सर्कमस्टांसेस को देख ले और उसके दौरान फिर आप खुद सोच ले कि क्या ये बेहतरीन वक्त नहीं है कि नया इलेक्शन का अनाउंस किया जाए। अब ये इतनी सारी कोalition एक गवर्नमेंट बनी है, लेकिन देखो दहशतगर्दी के स्टेज पर है, और जो इकानमी का हालात है वो किस तरह है। तो ये तो अपनी जगह है कि जी डायलॉग होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीजें वो कंप्रोमाइज कोई भी बंदा नहीं कर सकता। वो इस तरह कि आप इस वक्त देखें कितना अरसा इनके साथ रहा। मैं आपको अगर थोड़े से भी गिनवा लूं, जी। इनकी हुकूमत आ जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर इनका कारनामा यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप अमेंडमेंट कर रहे नेब ऑर्डिनेंस में। ये सबसे पहला लॉ था जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट करवा दी, और उसमें ये कि जी 50 करोड़ से कम तो वो केस ही नहीं बनेगा करप्शन का, और जाते ही अपने सारे केसेस खत्म करवा लिए। अपने मंजूरी नजर लोगों को सारे ला करके इतने ज्यादा उन्होंने अनइलेक्टेड लोगों को कैबिनेट में डाला कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। उसके साथ अनइलेक्टेड क्या करते कि इकट्ठे मिले विद इन डेज। क्या पार्लियामेंट में, सेनेट में इस वक्त पीटीआई का कोई सेनेटर नहीं है? क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वहां जो बनते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबर बनते हैं? क्या सेनेटर नहीं बनता? उसका चेयरमैन उन्होंने क्यों नहीं मुकर्रर कर लिया? ये फौरन आते ही क्या करते, इनका अपना डायलॉग हो जाता है कि जी किस किस्म के बंदे को लेके आए और उसको नेब का चेयरमैन बना ले। फिर अपनी मर्जी के दो फौरन उन्होंने लगा लिए कि ये दो हमारे मेंबर साहिबान होंगे, ये मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन के। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की पीटीआई का, मैं आपको एक अर्ज कर लूं, पीटीआई का जरूर इस पे जो रिजर्वेशन है, देयर इज अ ग्राउंड रियलिटी कि उनको रिजर्वेशन है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और हर एक स्टेप पे आप नीचे गिरे तो बंदा डिसअपॉइंट ही हो जाता है। आप अगर इलेक्शन कमीशन के रवैये को देखें तो पीटीआई हक बजाने में के कहे कि आपने इतने ऑर्डर हमारे खिलाफ पास कर लिए,
आपसे कैसे तवक्को की जाए कि आप फेयर और फ्री इलेक्शन अच्छा सर, करवाएंगे? ये आपने एक बड़ी टेक्निकल बात की है कि इतने केसेस उन्होंने वाकई ही आप लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब बाइस्ड भी हैं, और लगता भी है, मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कह रही है, मीडिया कह रहा है। तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं? आप अगर वेस्ट की बात कर लें और इसी तरह दूसरे ममालिक की बात कर लें, तो उनके ऊपर जब इल्ज़ामात लगते थे तो वो स्टेप डाउन कर जाते थे और कहा जाता था कि जब तक हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो वापस नहीं हो जाते तो हम सीट्स पे नहीं आएंगे। तो इनको तो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब ने भी, उनकी पार्टी ने भी, दूसरे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बातें की हैं। तो फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यहाँ पर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए ये तमाम ओहदे लिए जाते हैं, प्रिविलेज पर्क्स के लिए? कोई इसकी वैल्यूज़ नहीं होती, कोई नॉर्म्स नहीं होते? ये पाकिस्तान की बदकिस्मती, मैं नहीं समझता कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा है। आल्दो यूरोप और अमेरिका में तो ये बहुत अच्छा है। आपने अपनी तरफ देखा होगा एक मर्तबा गवर्नर पंजाब के बारे में, सॉरी गवर्नर न्यूयॉर्क के बारे में ये हुआ कि उसका मिसकंडक्ट आया, तो बाकी लोगों ने कहा कि आपने, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ जाएगी, द रीजन बीइंग कि आपने इस्तीफा देना थोड़ा सा डिले कर दिया। तो वहां तो बहुत हाई स्टैंडर्ड और हाई बार लोगों ने अपने लिए रखा है, और वो बड़ा केयरफुल होते हैं कि अगर थोड़ी सी भी ऐसी जगह आ जाए तो वो कहता है मेरी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब मैं रहता हूं तो मैं आई हैव टू बी मोर केयरफुल। लेकिन मैं समझता हूं कि इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अगर आप इंडिया की भी मिसाल ले लें, तो इंडिया में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हम उसको एनिमी मुल्क कंसिडर करते हैं और हमारे उसके साथ बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के तजर्बे से हम फायदा उठाएं तो इवन इंडिया में ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको नजर आएंगे कि वो फौरन रिजाइन करते, विद इन मिनट्स रिजाइन करते, विद इन डेज रिजाइन करते। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज और लोग नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बड़ी वक्त होनी चाहिए और स्ट्रांग पोजीशन होनी चाहिए, और ये भी जो आईन बना है उसमें एक एक फिक्स टर्म रखा गया है कमिश्नर, जो मेंबरान साहिबान है उनके लिए भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का ये मैंडेट हरगिज नहीं कि आप बार बार ऐसे कोई काम करें जिससे लोगों के ऐसे शकूक व शुबहात बढ़े। शायद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं वो आप आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक हल नहीं नहीं कर करेंगे। सकते। इसलिए मेरा जी ख्याल है कि वो इनको दे शुड बी वेरी मच मोर विजिलेंट टू दिस। जी। अच्छा आप साहब एक बात बताइएगा, जिस तरह हम कहते हैं कि जी बंदे की वैल्यूज़ होती हैं, डिग्निटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ रहना चाहिए, इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, और आपने देखा है कि जी टस से मस नहीं हुए, और वो कहते हैं कि जी जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, तज्जिया कार भी यही कहते हैं कि जी जो फैसले हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लेकिन चूँकि बाकी पार्टियों के केसेस वहीं के वहीं। एक तो ये बता दीजिएगा, और दूसरा अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी घर जाना पड़ेगा, या कोई चीफ जस्टिस कोई हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि जी हमारा जो सीनियर तरीन जज है वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाए, यूट्यूब पे चला जाए? कोई ना कोई ऐसा सीन आपको नज़र आता है? देखें, हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसका एक इलेक्शन का या उसका इंडक्शन का या उसका अपॉइंटमेंट का एक तरीक़ेकार है, और मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जितनी भी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स थी, जब आपने उसको कंसल्टेशन के अंदर डाला, और उस कंसल्टेशन का एक्चुअल मतलब ये है गिव एंड टेक, जी, कि आप मेरा बंदा ले लें, मैं आपका बंदा ले लेता हूँ, और उसको हम जिस तरह स्टेप कर केपी और देते हैं। पंजाब में हुआ। और इसी तरह हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर जब वो टेन्योर मुकम्मल हुआ तो नॉमिनेशंस जब आई तो दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं हुई उसके ऊपर, और फिर उसका हुआ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो ट्रेजरी ने उसको प्रेजेंट किया, ऑपोजिशन ने उसको एक्सेप्ट किया, और ऑपोजिशन ने उसके बदले के अंदर अपने मेंबर्स जो हैं वो करवाए। जी उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक डेडलॉक आया, और उस डेडलॉक इतनी देर कंटिन्यू रहा कि जब इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो चली गई, और उस गवर्नमेंट जाने के बाद जो सबसे पहला काम जो सिटिंग गवर्नमेंट ने किया, वो जो रिमेनिंग मेंबर्स थे पंजाब और केपीके के, उन्होंने फ़ौरन उसके अंदर लगाए गए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंदर और इन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ रहा है, वो ये है कि आप लोग रिटायर्ड लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं। अगर एक बंदे ने 60 साल नौकरी कर ली है, या एक बंदा 62 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा है,
या 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहा है, तो क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि आप उसको दोबारा जो है वो किसी जॉब के अंदर लेके आएँ और वो करें। होना ये चाहिए कि जिस तरह दुनिया के अंदर अब ये आ गया है कि एक यंग जनरेशन जो है वो सामने आई है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सर्टेन लिमिटेशंस है फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, और 25 इयर्स है सेनेट के चेयरमैन की है। तो जितने भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनके अंदर 40 साल से 55 साल के दरमियान के अंदर बंदे को लगाना चाहिए, ताकि वो बंदा जो 60 इयर्स तक नौकरी करके आया है वो किस तरह हो सकता है कि उसकी अलाइड ना हो या एफिलिएशन ना हो उस चीज़ के अंदर। और जिस चीज़ को आज हम पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के अंदर भुगत रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनका मैंडेट बड़ा ज़बरदस्त है, उनके अंदर काम करने की गुंजाइश ये है, हमने वहाँ पे रिटायर्ड लोगों को बिठाया है और वो रिटायर्ड लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे पर्क्स प्रिविलेजेस के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब काम करने की नौबत आती है तो आपके सामने ये देख लें कि हमारा गवर्नेंस इंडेक्स जो है, नौकरी दी है, गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो कहाँ तक उस चीज़ के अंदर पहुँच चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिफॉर्म्स आनी चाहिए इस सारे प्रोसेस के अंदर, जो अगर हम इस अगले इलेक्शन सिनेरियो पर जाना चाह रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए, सारी पार्टीज़ को बैठना चाहिए, ये सबका मुल्क है, ताकि अगर इलेक्शन होता है तो सबको एक्सेप्टेबल आए। दूसरा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो होनी चाहिए, सारी पार्टीज़ बैठनी चाहिए, किस तरह मुल्क को लेके चलना है। चार्टर ऑफ गवर्नेंस जो है वो आना चाहिए, चार्टर ऑफ जस्टिस जो है वो आना चाहिए कि हमारे मुल्क का इंसाफ का निज़ाम कैसा हो, कि यहाँ पे केसेस जल्दी फैसले हो, जजेस की अपॉइंटमेंट जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, बेहतर किया जाना चाहिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है या हमारा नैब का इदारा जो है या इस तरह के भी जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उनके अंदर एक मिनिमम बॉटम लाइन जो है उसको तमाम पार्टीज़ को एग्री करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे तो अगर आप जनरली आप ये देखें कि हमारा इंडेक्स जो है, चाहे गवर्नेंस है, चाहे जस्टिस है, चाहे ह्यूमन है, चाहे पासपोर्ट आप देख लें, चाहे हमारा एजुकेशन आप देख लें, चाहे हमारा पब्लिक फैसिलिटेशन वाला देख लें, तो हम अब साउथ एशिया के अंदर भी लोएस्ट कंट्रीज़ के अंदर आ गए हैं। तो ये अब वो हाई टाइम आ गया है जब आपके पास रिजर्व्स भी नहीं रहे, जब आपकी एफडीआई भी आपकी कम हो गई है, फिर आपके पास ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहा, होप जो है उसका एक जो है वो कमी आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक बड़ा मैसेज देना चाहिए, तमाम लोग इकट्ठे बैठें और इकट्ठे बैठ के इस चीज़ को फैसला करें, और उसके बाद जो भी इलेक्शन की डेट आती है सबको उसके अंदर पार्टिसिपेशन आनी चाहिए, और पाकिस्तान की कौम जिसका फैसला करे उसको इक़्तिदार का हक होना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम बिल्कुल बेहतरी के लिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इलेक्शन जिस तरह इन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं जो भी फ़ैसला कर रहे हैं यकीनन जो उनकी हैसियत है अपने उसके मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए और तमाम इदारों में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि मैं आके रिफॉर्म्स करूँगा, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म्स करने की कोशिश करती है या उसको ठीक करने की कोशिश करती है, होने नहीं दिया जाता। तो जब ये सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि जी आप अपनी मर्ज़ी का आईजी, अपनी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकते, अपनी मर्ज़ी का डीसी नहीं लगा सकते, अपनी मर्ज़ी का चीफ कमिश्नर नहीं लगा सकते, तो फिर रिफॉर्म्स कैसे होंगी जब इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर ही नहीं होगी। जिस तरह वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत जो है एक फ़र्द वाहिद ने गिराई है, तो फिर कैसे ये रिफॉर्म्स होंगी? नहीं, रिफॉर्म्स तो हर देखिए दुनिया में लोग आइडियल वर्ल्ड में तो नहीं रहते, नहीं ममालिक जो है वो ऐसे आइडियल है, हर एक में कुछ गिव एंड टेक तो होता है। ये ज़रूर है कि आपके पास रिफॉर्म ऐसा ही है कि ये तो ऑन गोइंग होते हैं, हर सिस्टम में आप नज़र रखते हैं और उसको रिफॉर्म रखते रहते हैं। आप अगर अमेरिका मिसाल ले ले तो इवन टैक्स और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं उनके लिए जो उनकी लेजिस्लेशन भी करते हैं, तो वो ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जिस तरह हमारी लेजिस्लेशन है कि एक साल कर लिया और सारा साल और वही कानून चलेगा। वो बार बार उसमें एक क्लास डाल देते हैं, एक सनसेट क्लास डाल देते हैं कि ये लॉ होगा फॉर 10 ईयर्स और इसके बाद कांग्रेस उसको दोबारा देगी। रिफॉर्म की बड़ी अशद ज़रूरत है और रिफॉर्म मुख्तलिफ किस्म के लॉ में भी रिफॉर्म होने चाहिए, लोगों के राइट्स वगैरह जितने, लेकिन स्ट्रक्चर रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है जिसको तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि लोग आपको काम करने ही ना दे तो आप कैसे काम करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म ऐसा है कि अगर आप उसको
इस तरह स्लो डाउन करे जैसे बाहर ममालिक में होते हैं। तो अगर उसको आप देखें तो लोगों की जो पावर है वो जो एक्सरसाइज करते हैं, और पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि उसको मिसयूज किया जाता है। अगर उसको इन द पब्लिक गुड करें तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ना करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अलगोर और बुश का जब इलेक्शन हुआ था तो फ्लोरिडा पे झगड़ा है कि जी किस वक्त किसके पास कितने वोट आए थे और वोट प्रॉपर हुए थे कि नहीं। अब वो जो भी इलेक्टोरल कॉलेज फ्लोरिडा जीत जाता वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनता। उस वक्त जॉर्ज बुश का अपना भाई गवर्नर था फ्लोरिडा का, और फ्लोरिडा का गवर्नर बाय ऑफिस वो उस बोर्ड का चेयरमैन होता है, जिस बोर्ड ने सर्टिफाइड करना होता है कि वो कौन जीत गया और इलेक्टोरल कॉलेज किसके पास है। जिस वक्त ये आया और डिस्प्यूट हुआ तो उसके भाई ने फौरन रिजाइन कर दिया कि मैं बोर्ड का चेयरमैन नहीं रहूंगा, हाल दो मैं लीगली प्रॉपरली फ्लोरिडा के लोगों के लिए पावर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल ये मेरा भाई है तो मेरा दिल करता है मेरा भाई जीत गया। लिहाजा देखें ना, दिस इज रियली समथिंग कि दे अट्रीब्यूट्स टू देम कि वो कितने पावर एक्सरसाइज करते फॉर द पब्लिक गुड। तो उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट होता है कि इस पोजीशन पे मैं अगर बैठा हूं तो मेरी सारी एनर्जी पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें रिफॉर्म, स्ट्रक्चर रिफॉर्म लाना चाहिए, और उम्मीद तो इस मरतबा है, हमने जितनी मीटिंग करी इसका मैं आपको जरूर बताऊं, रिसेंटली भी कई सारी हमारी मीटिंग हुई है खान साहब के साथ। इस मरतबा इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो रिफॉर्म्स आएंगे, और इंशाल्लाह आप रिफॉर्म देखेंगे और जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज़ एहसान खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया गए। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, और मेहमानों का यही कहना था कि मुल्क में बहुत से काम करने वाले हैं और इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सिर्फ़ और सिर्फ जो सियासतदान हैं वही ठीक कर सकते हैं, और मुल्क में बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और अगर रिफॉर्म नहीं होंगी तो फिर मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि इस वक्त के अगर हालात को देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को इस वक्त अपनी मईशत का है। लोगों बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, और इसके साथ साथ आप देखें कि जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कमी आ गई है, और उसके साथ साथ जितनी इंडस्ट्री है और इससे रिलेटेड जितने भी शोबे हैं वो भी डाउन जा रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए सियासतदानों को यकजा होना पड़ेगा और डायलॉग करना पड़ेगा, और डायलॉग से ही जो है सॉल्यूशंस निकलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।